2024 क्लोज कंपनी निकालने हैं नेट एसेट वैल्यू मेथड से, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से एंड अर्निंग्स यील्ड मेथड से। चलो बहुत ठीक है। छोटा है भाई ये तो। एनालिसिस है फोरकास्ट दैट डिविडेंड्स। अच्छा, नेट एसेट वैल्यू मेथड ना, ओके ठीक है, सबसे पहले ये कर लेते हैं। नेट एसेट वैल्यू मेथड से फाइनेंशियल एनालिसिस है फोरकास्ट दैट डिविडेंड ग्रोथ, ऊपर तो उसमें नहीं है। Grow in the future of 4% and it's slightly less than the growth forecast growth rate of profit before tax of earnings, which is 5%. Financial director of close company thinks that considering the risk associated with the expected earnings per growth, earnings 11%। हाँ रे, ऐसा कुछ नेट एसेट वैल्यू मेथड के लिए दिया नहीं है, सो डायरेक्ट ही रहेगा नेट एसेट वैल्यू मेथड तो। वो अच्छा, मैं ही नीट से निकल गया था क्या? तो निकल गया था, इधर मुझे लगा बस वीडियो ऑफ हुआ था। अच्छा, मेरा ही नेट वीक था। कोई ना कोई ना। ए प्लस माइनस ही करना है भाई इसमें तो। वही मैं बोल रहा हूँ, नेट एसेट वैल्यू मेथड में तो एटलीस्ट उतना ही करना है, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन तब तक के लिए इतना ही करना है। देख, नॉन करंट एसेट्स लेगा तू 595। अच्छा नहीं, पूरा ही लेगा 720। टोटल एसेट, उसके बाद आती है। ये रिजर्व्स है। देख 720, मेरे करंट लायबिलिटी गए 70, नॉन करंट लायबिलिटी गए 160, और रिजर्व्स तो रिजर्व्स है। 490 के रिजर्व्स है, 490 का एनएवी का मेथड आ रहा है। तो 20 कितने का है? 490। रुक जा भाई, 60 आ गया ऐसा। वैल्यू पे ही लिया हो। करंट लायबिलिटीज ऊपर है, करंट लायबिलिटी मैं वही ढूंढ रहा हूँ, करंट लायबिलिटीज कहाँ पे, अबे एकदम हाँ, वो ऊपर थोड़ा डाल। इनका वो जानबूझ स्ट्रक्चर के भी तो। ऊपर दिया है। अच्छा शिट, इस पे एक्सेल पे भी तो सॉल्व करना है ना। हम्म। नेट एसेट वैल्यू मेथड हो गया, फिर आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए जो हम करेंगे वो है financial analysts have focused that the dividends of close company will grow at a future rate of 4%, which is slightly less than the forecast growth of the profit after tax earnings of the company, which is 5%, slightly less than the forecast growth of profit before tax। कंपनी का ग्रोथ है कि वो जाएगा ना आगे, तो ठीक है ना, फिर हम कंपनी का लेते हैं, कंपनी का सुनते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट गया, गया वो डिविडेंड 40। हाँ ये, मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला में, अच्छा मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा ना, तो our new formula is KE is equal to PO 1 plus G upon डिविडेंड PO कहाँ है? plus तू G। कर किससे रहा है? डिविडेंड ऊपर दिया ना मेरे भाई, हाँ क्वेश्चन की 40, स्टार्टिंग में तो। अच्छा सॉरी हाँ, सॉरी।
Close company has a cost of equity of 10% and before tax cost of debt of 7%. So यही हमें मिल गया हमारा जो था 10%. पढ़ लेता हूँ फिर भी एक बार. Before tax cost of debt is 7%, 8% bond will be redeemed at nominal value. Close company pays tax and 30% and ex-dividend market share price is 8.5. हाँ ठीक है. तो 11%। हाँ, सॉरी ये हो गया मेरा पीओ. Therefore, by dividend growth model, by dividend growth model, the valuation is 840 million. और फिर लास्ट में अच्छा अर्निंग्स यील्ड मेथड. भाई साहब ये सबसे गंदा मेथड है. अर्निंग्स तो वो तो डायरेक्ट है। यील्ड मेथड क्या बात कर रहा है. हाँ अच्छा मुझे एक बात बताना श्रमण. बहुत ही अर्निंग बेसिक यील्ड डाउट दिया है. है ना बहुत देखो। ही फालतू डाउट है. हाँ हाँ सुन ना. ये बहुत ही फालतू डाउट है. बहुत ही बेसिक डाउट है. भाई साहब मैं हगूंगा। व्हाट इज यील्ड. पहली बात तो यील्ड होता क्या है मेरे को वहां से बताना है यार. ये किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए देखो। किसी भी अच्छा अच्छा ऐसा है क्या यील्ड का कि वो कॉन्टेक्स्ट में रहता है क्या. अब डिविडेंड यील्ड किससे चाहिए क्या? मतलब आ, मतलब तू जैसे दे दे सकता है. दे भाई. ठीक है चल डिविडेंड यील्ड मेथड. चल तू वो तो डिविडेंड यील्ड भाई बता. रिटर्न ही रहता है यूजुअली तो उसको डिविडेंड यील्ड मतलब यूजुअली बोलते कितना डिविडेंड तुम कमा रहे हो। कितना डिविडेंड मैं कमा रहा हूँ. मतलब बेसिकली जहां तक यील्ड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ इनकम क्या. चर्निंग ऑफ इनकम. हाँ, बट यील्ड यूजुअली वो टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड रहता है। वो जैसे तूने 10 दिन में कितना कमाया, ओके इन्वेस्ट कितना किया था, 10 दिन में कितना कमा लिया, ओके. अर्निंग्स कितने है तेरे। मतलब बेसिक फंडा मेरा यील्ड का ये था। अब एकदम एकदम डॉट टू डॉट मीनिंग का तो मुझे भी आइडिया नहीं है यार। हमने घंटा कुछ हेल्प हेल्प नहीं की हमारी गाइस. कुछ ना कोई ना. देख मैं किसी ना किसी तो जान लूंगा फिर तेरे को भी बताता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल। तुम बड़ी दूर हो. यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अरे जो तेरा पी रेशियो है ना उसका उल्टा चेप दे. अर्निंग अपॉन मार्केट मार्केट प्राइस पर शेयर रहता है. मतलब ईपीएस अपॉन एमपीएस इन्वेस्टमेंट। रहता है. ईपीएस अपॉन एमपीएस रहता है. सो तो वो तो भी आ ही जाएगा ऐसा. समझा. ईपीएस अपॉन एमपीएस तो तेरा यील्ड का रहता है. हाँ यील्ड का रहता है. पी रेशियो अर्निंग का अपॉन तेरा अर्निंग अपॉन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट नहीं रे. एमपीएस इज मार्केट प्राइस पर शेयर. मतलब आज के तारीख में तेरा मार्केट पे भाव क्या चल रहा है वो रहता है. वो निकालते हैं ना यील्ड। अरे इसका नहीं रे। तो मैंने कोई अलग फॉर्मूला लगाया क्या. फॉर्मूला लगाया मैंने. नहीं नहीं, तेरा फॉर्मूला सही है भाई। हाँ तो 606 ही रहा है. फिर नहीं 693 नहीं, थ्री वो सही डिविडेंड है। ग्रोथ.
से वो तो मेरा भी 605.454545 90। आया। अर्निंग्स मेरा नहीं नहीं ये वो गलत गया है यार। वो मुझे 4% लेना था। यार क्या। फाइनेंशियल एनालिस्ट बोल रहे तो मुझे 4% लेना है ग्रोथ को। हाँ तो मैंने तूने क्या मैंने लिया। मैंने 5% लिया, अपन ने 4% क्यों लिया? फोरकास्ट है वो। फोरकास्ट अभी थोड़ी लेगा तू। 5% का फोरकास्ट है, तू बोल रहा है कि फोरकास्ट नहीं लेंगे ऐसा? अभी जो तेरा जो फ्यूचर में ग्रो होगा तू ओके। पहले वो लेगा ना। राइट 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 राइट। फोरकास्ट तो और बात का वो हो गया अच्छा अजम्पशन। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, कोई ना, समझ में आ गई गलती। फोरकास्ट 4% हम लेंगे यहाँ पे। आगे बढ़े। हाँ हाँ। आगे बढ़ते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ। डी फाइंडिंग वैक तो समरी। यार ये वैक वैक निकालना पड़ेगा क्या फिर से इतना सारा। नहीं, तेरे पास ऑलरेडी केई है ना, तो तू वो रेफरेंस देगा कि इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड द केई वगैरह। और नहीं, actually तेरे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। के ही तो दिया भाई यार किधर है। वी हैव बीन गिवन। एक मिनट, किधर है मतलब तूने और तेरा दिया है डिविडेंड कैसे निकाला फिर? क्या। अगर तू पूछ रहा है किधर है, तो तूने तेरे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में तेरा वैल्यू कैसे निकाला फिर? तुम्हें तो केई की जरूरत थी। ग्रोथ और 40 मिलियन डाला ना डिविडेंड के लिए तो मैंने। तेरा कितना आया डिविडेंड क्या। ग्रोथ मॉडल का आंसर? 698 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। गलत है वो। तेरे को वो फॉर्मूला लगाना था जिसमें तू पीओ ढूंढता है। मैं तो डायरेक्ट डिविडेंड को मल्टीप्लाई किया। किस चीज से? डिविडेंड का जो अमाउंट था ना उसको ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करके नीचे जो तेरा इक्विटी और ग्रोथ था उसको सब्ट्रैक्ट करके वो डाल दिया RE - G। हाँ, तो वो आर ही तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हाँ वो तो मालूम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तू क्या पूछ रहा था। कुछ नहीं भाई, ओ कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ ओ यस। हम्म, सॉरी थोड़ा कोई दवाई नहीं पे मेरे हो ना। भाई। कोई नहीं नहीं मेरे दवाई भाई। पे हूँ। गांजे में है भाई तू। समझ गया। हार्ट में अच्छा नहीं लग रहा है। वो मेरी बातें हैं भाई, जो तेरे को शायद थोड़ी सी अभी गलत आदमी के चुभ साथ रही पढ़ने होगी। बैठ। बेइज्जती हो जाएगी मेरी इधर। नहीं 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 भाई। और ए तू कितने साल का है बे एज रिवील कर अपना। 21 एज रिवील। ये साल 22 होगा। हो गया ऑलरेडी 21। तू थैंक अभी यू। 21 हुआ। यस। अबे अदिति बड़ी है। अदिति बड़ी है, राहुल बड़ा है, मेरे से सब लोग बड़े हैं, मैं राहुल सबसे भी छोटा बड़ा हूँ। है। क्लास में सबसे छोटा मैं हूँ। नहीं तुझसे छोटा मैं हूँ। कितना? अच्छा, कितना है तेरा, कितना? मेरा तो दिसंबर में बर्थडे आता है भाई। मैं 20 का हूँ अभी तक। सही है। फाइंडिंग केडी वी नीड टू यूज दी आयरा मेथड। हमें आयरा मेथड यूज करनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? हमें firstly we need to find the interest in order to determine the post interest post tax interest post tax interest. So post tax एक मिनट interest। आया। हाँ आराम से मेरे भाई। इंटरेस्ट इंटू वन माइनस, ऐसा बीच बीच में हम लोग बात करते रहते हैं गाइस। यू गाइस कैन इजीली स्किप दैट पार्ट एंड गो अहेड टू द सम। यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड या आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा तो। रेस्ट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी देखो, नॉमिनल वैल्यू हमारी 100 ही होती है यूजुअली। यहाँ पे दी नहीं है शायद, नहीं यहाँ पे दी है नॉमिनल वैल्यू 100 ऑन बॉन्ड्स।
और हमारा इंटरेस्ट है 8% का, सो हमारा इंटरेस्ट जो बैठता है वो है 8 इंटू 1 माइनस 0.3 में बी टैक्स रेट, एनुअल टैक्स रेट तो आ गया 5.6. if we need to use the IRR method for which we need two NPVs, and for that we need uh, two discount rates. तो सबसे पहले मालूम करिए 5%. रिडेम्पशन अमाउंट कितने में हो रही है मेरी रिडीम? Redeemed at the nominal value. So redemption अमाउंट जो है वो तो 100 ही है. मार्केट वैल्यू जो मेरी है वो मेरी नेगेटिव में है. कितनी है मार्केट वैल्यू मेरी? शायद नहीं दिया गया क्या यहाँ पे? नहीं, शायद मेरी मार्केट वैल्यू यहाँ पर दी नहीं गई है. सो we have not given, if they have not given us the market value, then we have to find the market value. And how will we find the market value? उसका एक बेसिक फॉर्मूला है. मैं यहाँ पे ना उसका एक वर्किंग नोट बना देता हूँ. फाइंडिंग द मार्केट वैल्यू. फाइंडिंग द मार्केट वैल्यू सबसे पहले हमें 5.6 का इंटरेस्ट तो चाहिए, 100 का नॉमिनल वैल्यू. जय और श्री हम यहाँ राम। पे भी जय श्री राम, जय श्री राम. नहीं नहीं, वो एक्चुअली हम अगर मार्केट वैल्यू को फाइनल सम में ही कर दे तो क्या दिक्कत है उससे? व्हाई नॉट डू इट हियर ओनली? मेरे पास यहाँ पे 5.6 है. हम यहाँ पे आर का मेथड यूज करके जाएंगे तो श्रमण, इन्होंने मुझे यहाँ पे बोलो ना। मार्केट वैल्यू दी नहीं है. तो मैं ये किसकी? कॉस्ट ऑफ डेट की तो मैं निकालूं मार्केट वैल्यू वो फॉर्मूला लगा के, कि ये वाली 120 वाली यूज कर लूं? तो तेरे को आफ्टर टैक्स यूज निकालना पड़ेगा ना, वो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हाँ है। ना, मेरे को भी वही लग रहा था कि मेरे को पहले निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये 5.6 और 100 जो है इसके ऊपर अपन 7% से चार्ज करेंगे बिफोर टैक्स के लिए. तो अच्छा, हम रिडीम कितने समय करना है? नॉमिनल वैल्यू 6 years. तो 6 साल, 7%, 4.767. और यहाँ पे 7%, तो 6 years, 0.666. तो हमें जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिलती है वो हमारी बन जाती है मार्केट वैल्यू विच इज 93.29. मेरी मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ गई. वो तो इतनी मिल रही है. वी विल चेक लेटर आंसर सही है कि गलत है. 5% एक के लिए मिनट, क्या अगर मिली तेरे को कॉस्ट ऑफ डेट? गलत 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 है क्या बॉन्ड्स के कुछ? लिए क्या निकाला तू? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. हम लोग बिफोर टैक्स का 7% यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं चार्ज करेंगे. तो वी विल गेट 104.736 क्या? मार्केट वैल्यू. क्यों, क्या हो गया? किसकी? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तेरा इंटरेस्ट क्या आया, मतलब वो कॉस्ट कितनी आई परसेंट में? 5.6, 5.6. किसकी?
किसकी माने? बॉन्ड की आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है वो, या तेरे बैंक लोन की है? नहीं, मेरे केडी की है, मतलब इसकी बॉन्ड्स की है, बैंक लोन की थोड़ी। केडी कितनी बोल रहे तू, 5.6? केडी मैंने अब तक तेरे को कैसे वैल्यू निकाला? नहीं बताई, मैं तेरे को खाली पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट बताया विच इज 5.6। नहीं नहीं, मैं पूछा था डेट का, वो कैसे निकाला? देख, मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले तो अपने को मार्केट वैल्यू चाहिए, बराबर है। तो मैंने अपना वो वाला फॉर्मूला लगाया कि जो अपन कन्वर्जन के टाइम पे यूजुअली लगाते थे, पता है, मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 8 और 100 बिफोर टैक्स इंटरेस्ट दिया हुआ, तो वो ऐसे तो नहीं दिया होगा वो वाला इंफॉर्मेशन, तो मैंने 7% से यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्ज किया, बराबर है। और फिर, हम्म। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने यहाँ पे 5.6 ही लिया था, लेकिन अगर मैं बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ही कर रहा हूँ यूज, तो मेरे को 8 ही लेना चाहिए इंटरेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। सो मैंने तो ऐसे ढूंढा, मुझे नहीं पता आंसर सही है कि नहीं, अपन बाद में से तो चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं नहीं, मतलब वो तो चेक करेंगे, मुझे लगा बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दी है तो तेरा 7%, और जो अपना इंटरेस्ट के लिए वो क्या लगाते हैं, 1 - T ना? हाँ। तो 7% इंटू 1 - 30 नहीं नहीं नहीं, परसेंट वो गलत है, वो गलत है, वो तो 100% गलत है। क्यों, उन्होंने तेरे को 8% ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुछ और बोलता था तो शायद सही भी होता था। क्यों पता है क्या? क्योंकि मैंने ये गलती बहुत बार की है, मैं पहले बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट करता था, और मेरा हमेशा सम सम रॉन्ग जाता था। मैं सोचा था अच्छा, कि तो अरे तू बोल रहा कैसे। है जो ऊपर दिया हुआ है 8%, वही लेना है अपने को? हाँ, 8%, जो उनका फेस ओ, परसेंटेज है वो, हाँ। ओके। तो फिर इसका क्या करेगा, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का? उसी से तो तेरे को अपना वो निकालना है ना, मार्केट वैल्यू। तूने तो बोला अभी, बराबर बोलता तूने। वो बोला, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार आईआरआर फटाक से निकालने के बाद। हाँ। मेरे को बाद में बता तू, विदाउट ये इतना सब लिखे तो डायरेक्टली कैसे निकालता है आईआरआर? अरे वो खाली इसके वैक वाले क्वेश्चंस में यूज करना वो, बाकी तेरे को जो आईआरआर नॉर्मल अपना एनपीवी वाले क्वेश्चन में निकालना है ना, वो एनपीवी निकालने के बाद ही निकाल लाएगा हाँ वो। हाँ हाँ, वो तो दोनों पता तेरे है, को मैं बस एनपीवी ऐसे वाला ही। मालूम है ना? नहीं, वही नहीं मालूम है ना, मैं तो बस तेरे से जानना चाहता हूँ, मैं तेरे से बाद अरे में जान कुछ लेता हूँ। नहीं है ब्रो, कुछ नहीं है। बाद में करता हूँ, बाद में करते हैं, सबसे पहले ये खत्म करते हैं ये क्वेश्चन। हाँ हाँ। H - L का भी वीडियो डाल देंगे गाइस, जिन लोग को जानना है कि विदाउट इतनी मेहनत कैसे आईआरआर निकालते हैं। KD इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट ओपन रोज KD। सो मेरा जो आता है KD वो आता है 4.6%। चे तो अगर इतना ज्यादा डाउट्स थे सबको, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पीछे जरा एक बार फटाक से ये वाली चीज चेक कर ही देता हूँ, KD 4.6% आ रही है कि नहीं। KD जो आ रही है वो आ रही है, वो हो रही है 4.9%। बॉन्ड्स की। उन्होंने वही किया है जैसा तू बोला था, 7 × 1 - T लेकिन वो क्यों किया मेरे को नहीं समझा। वही कंटिन्यू करके देखे क्या, एक बार 4.6 से आगे करके देखते हैं ना, आंसर में देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। ऐसे तो आ नहीं तो रे काफी श्रमण, जाएगा। ये दिक्कत पता है क्या, मार्केट वैल्यू मेरे को 104 आई थी। गुड नाइट। 104?
वो इनको भी आई है, रुक जा, कंट्रोल सी कर लेता हूँ जरा एक बार। वो तो इनको भी आई है देख, एक्स मार्केट वैल्यू 104। बॉन्ड की भी निकालनी है ना। एक अरे क्या सौ इससे चार कंटिन्यू? पर बॉन्ड अपॉन 100 है। हैं? हैं? नहीं, 104/100 तो सही है ना वैग ढूंढने के लिए, वो थोड़ी अरे गलत है। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं देख रहा, अबे वो सही है। हाँ। Before tax of cost of debt of bond is given as 7% per year. चलो चेक करके देखते हैं कितना का डिफरेंस आएगा। श्रमण ने बोला फाइंडिंग के बी तो सही आएगा यार, के बी में क्या है, मतलब वो तो खाली छोरी करनी है उसमें। कितने का है इसका इंटरेस्ट? 4.2 का है इनका इंटरेस्ट। तो अपना केबी भी आ गया। अब एक काम करते हैं, वैग ढूंढ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। नॉमिनल वैल्यू 800। तेरा कितना आया था? 4.6। 6 आया था मेरा। तेरा कितना है? नहीं नहीं, मैं रुक गया उसके पहले ही। तू वैग बता एक बार तेरा मेरे को। लीनियर इंटरपोलेशन करना आता है क्या? मतलब आंसर बता फिर बताता हूँ। 4.2% है ये एक्चुअली। ये 3 ही है ना? नहीं, ये 40 है, सॉरी ये 40 है। क्या इसका सम? 8.9%। बराबर है। उनका 9% आया है यार। बराबर है। बताओ कैसे। वो नीचे कैसे? एग्जामिनर नोट पढ़। The after-tax cost of debt of 8% could have been calculated using linear interpolation, although the result would have been close to 4.9। Okay, नाइस, चलो ठीक है, बच गए भाई। ये है ना श्रवण, इसलिए तू चाहिए भाई ऑनलाइन। तू 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 क्यों जाता है लाइब्रेरी उधर उधर किसी का मुंह पेने को? मेरे को पता नहीं भाई, इधर आ भाई। फ्री। लाइब्रेरी की मेंबरशिप तू कैंसिल कर दे भाई, मैं बता रहा हूँ, अपन दोनों लाइब्रेरी है भाई। चलो 8.9%। भाई जो टेंशन में आ गया था, पता है मैं कि शिट यार, ये कैसे, इतना कैसे, इतना कैसे, इतना कैसे। मैं सोच रहा था कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है तो तू ऊपर का कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा, इवन तो तेरे वो वैल्यू में जुड़ा हुआ है। बट देन जब तूने तेरा पॉइंट बोला कि वो एक्चुअल में दिया हुआ है तो तू कॉस्ट ऑफ डेट क्यों कंसिडर करेगा? तो अब मैं दोनों पॉइंट्स में सोच रहा हूँ हो क्या सकता है, तो फिर मैंने खुद आंसर वो खोल के बैठा था, मैं देख रहा था क्या है। सर बोल तो के एंड में नाइस यार नीचे तू। छोटू सा दिखा एग्जामिनर्स नोट।
वो 8.921% आया था, विच इज थैंक यू 9% ही श्रमन है की, ना। श्रमन की वजह से काफी क्लोज गए हम, थैंक यू मैंने सॉल्व भी श्रमन। नहीं किया हूँ, चुप। आगे मैं बढ़ तो जाते आगे। हैं फिर। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच वेटेड एवरेज हाँ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड as a discount rate in investment appraisal. Briefly indicate alternative approaches that would be adopted when using WACC is not appropriate. Discuss the circumstances under which WACC can be used as a discount rate in investment appraisal. When can WACC be used as a discount rate in investment appraisal? अभी शायद अपन ने एक सम किया था, उसमें भी बात की थी कि जब कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस करने का सेम होगा टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द company, then it is the best to use WACC because then the capital structure does not get mismatched. तो एक पॉइंट, हाँ। और क्या पॉइंट्स थे यार, 4 पॉइंट्स थे, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, क्या था वो? उनको क्वेश्चन ही पूरा नहीं समझा है अभी तक। When the financial risk and business risk of the project is same but it's the same thing, to be honest, बस उसको अलग भाषा में बोला मैंने। अरे बस वो बोलना चाहते हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है अंडर विच हम वैक को एज अ डिस्काउंट रेट यूज कर सकते हैं। जब अपन एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, पता है हम्म। उस टाइम पे बेस्ट सर्कमस्टेंसेस क्या है कि हम वैक को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करें। हम्म। अभी क्या था यार श्रमण, ये तो वो इन्वेस्टर वाला वो। हाँ हाँ वैसा ही यार, वैसा ही तो क्वेश्चन है, पढ़े क्या? मेरे को हाँ हाँ। वैक is the average return required by current providers of finance. WACC therefore reflects the current risk of business operations, business risk, and the way in which company currently finance. That is the financial risk. When the WACC is used as a discount rate to appraise an investment project, an assumption is being made that project's business risk and financial risk are the same as those currently financed by the investing company. If this is not the case, a marginal cost of capital or project specific discount rate must be used to assess the acceptability of the project. The business risk of an investment project will be the same as the current business of operations if the project is an extension of the existing business operations, and if it is a small and if it is small in comparison with the current business operations. If this is the case, existing providers of finance will not change the current required returns if these conditions are not met. A project specific discount rate should be calculated, for example, by using the CAPM. The financial risk of an investment project will be the same as the financial risk currently faced by the company. एक minute. The financial risk of the investment project will be the same as the financial risk, okay, faced by the company if debt and equity are raised in the same proportions as currently used, thus preserving the existing capital structure. If this is the case, the current WACC can be used to appraise a new investment project. It may still be appropriate to use the current WACC as a discount rate even when the incremental finance does not preserve the existing capital structure, providing that the existing capital structure is preserved on an average basis over time via subsequent finance raising decisions. Where the capital structure is changed by finance raised for an investment project, it may be appropriate to use marginal cost of capital rather than WACC. देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ना, यहाँ तक तो उन्होंने सेम बकचोदी की है, यहाँ तक तो उन्होंने सेम लाइन को मतलब सा घुमा फिरा के क्या बताने है की कोशिश की है। भाई, 7 मार्क का है तो क्या है ये, कुछ भी क्या लिखे बोले जा रहे हैं। यार, the WACC, the financial risk of the investment project can be seen as the same as the financial risk of the currently phased. The business of be the same as the business operations if the project is बिजनेस an रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क जोड़ के क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रपोर्शन में होना चाहिए, क्या वो मैं प्रपोर्शन कम अब समझा है। इन दोनों लाइंस का मतलब।
बताओ तब क्या? डालो, बोलो बोलो। देख, वो लोग क्या होना चाहते हैं, द business risk of an investment project will be the same as the current business operations if the project is an extension of the existing business operations and if it is small in comparison with the current business operations। यानी कि अगर सेम होगा ना, तो तेरा एसिड बीटा मतलब बिजनेस रिस्क सेम ही रहेगा। लेकिन अगर छोटा सा भी फर्क है ना, तो भी एसिड बीटा जो है ना वो थोड़ा बहुत तो सेम ही रहेगा। तेरा एसिड बीटा तो सो सेम ही रहता है ना, मतलब बिजनेस रिस्क वाला बीटा। लेकिन वो लोग ने इंडस्ट्री लास्ट वाला। टाइम, हाँ, वो लोग ने लास्ट टाइम में यहाँ पे देख क्या बोला है, द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विल बी द सेम एज द फाइनेंशियल रिस्क। अभी ये तो हो नहीं सकता, तो मैं अभी मतलब वही सोच रहा था कि इन्होंने ऐसी लाइन क्यों बोली है। तो फिर ये देख, द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विल बी द सेम एज द फाइनेंशियल रिस्क currently faced by the company if debt and equity are raised in the same proportions as currently used। अगर बढ़ाया गया तो अगर डेट और इक्विटी सेम प्रपोर्शन में सेम होगा, प्रपोर्शन में बढ़ाया गया। तो क्या, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर बीटा एसिड सेम है, बीट वो वैल्यू ऑफ ई एंड वैल्यू ऑफ ई पहले केस में सेम है और सेकंड केस में भी सेम है, मतलब जब अपन वो डी गियर से री गियर करते हैं तो भी सेम है। हाँ तो हाँ, ऑब्वियस सी बात कंपनी है के लिए है ना। हाँ कि इक्विटी बीटा तो सो सेम ही आएगा ना। बस वो है, वो बहुत ही घुमा फिरा के फालतू की है, बट ठीक है। भाई बट उससे अच्छा दो कंपनी का एग्जांपल डालो, फॉर्मूला लिखो, बाद में बेस्ट बोलते वो रीगेट चीज है, कर रहा हूँ ये मैं कंपनी के लिए, फॉर्मूला स्विच करके लिख दो, खत्म। बेस्ट। क्या है ये।